only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born when I watched the other way. जो ये यहाँ पे है विषय अधिकतम अंक, तो सामान्य हिंदी एक विषय होगा जिसपे अधिकतम 100 नंबर का होगा, ठीक है, इसका पेपर। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इसका भी 100 नंबर का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, रीजनिंग वगैरह का भी 100 नंबर का होगा। मानसिक अवरिष्ठ परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी 100 नंबर का होगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो इसकी एप्लीकेशन जो बिगिन हो रहा है वो 1 अप्रैल 2021 से हो रहा, ये देखिए यहाँ पे। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई जो है वो 30 अप्रैल 2021 है। और लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस, ये भी 30 अप्रैल 2021 है। और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगी। जनरल और ओबी कैटेगरी के लिए 400 रुपये फ़ीस है। SC ST के लिए भी 400 रुपये फ़ीस है। ऑल कैटेगरीज के लिए 400 रुपये फीस है। मैक्सिमम एज 21 ईयर है। मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 28 ईयर है। जो एज का एज बिटवीन जो है वो 1/7/1993 से 1/7/2000, मतलब 1/7/1993 से 1/7/2000 के बीच में होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर SI की जो पोस्ट हैं वो 9027 है। प्लाटून कमांडर, इसकी 4,484 पोस्टें हैं। और फायर ऑफिसर की 23 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री मांगा है इन एनी स्ट्रीम, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। और ये साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 3613 पोस्टें। प्लाटून कमांडर की हैं 194 पोस्टें जनरल में। और फायर ऑफिसर की 10 पोस्टें हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेशन जो होता है उसमें 902 पोस्टें हैं। और प्लाटून कमांडर की 48 पोस्टें हैं। और फायर ऑफिसर की 2 पोस्टें हैं। इसी तरह OBC SC ST सबकी आप देख सकते हैं। मेल कैटेगरी जनरल OBC, इसके लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो हाइट है 168 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 79 से 84, ठीक है। ये फुलाने वुलाने पे भी होगा। और रनिंग जो है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। तो वो समझ लीजिए आप, एक मोटा मोटा आंकड़ा आप ले लीजिए कि 5 किलोमीटर जो है वो 28 मिनट में। और मेल जो है ST की हैं तो उनके लिए हाइट में छूट है 8 सेंटीमीटर की। उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट में भी छूट है और 77 से 82 सेंटीमीटर, 282 इंच होगा शायद, इंच इनका होना चाहिए। फीमेल जनरल OBC SC सबकी अलग अलग है, आप देख सकते हो। तो चलो हम सीधा बात करते हैं जो इसका नोटिफिकेशन है। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। बहुत खुशी की बात है, काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। तो इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण दिया गया है, ठीक है। तो ये तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं और इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए मैं धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। और आप देख सकते हो प्लाटून कमांडर PSC, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण का विवरण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है, आप अगर हैं आपके परिवार में आपके परिवार में कोई होगा तो आरक्षण का प्रतिशत 2% को उसको छूट मिलेगी।
ये शासनादेश संख्या 1485/17 के अंतर्गत है। पदों की संख्या 10 है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो 5% की छूट। ये पदों की संख्या 24 है। ठीक है, आगे स्क्रॉल करते चलते हुए हैं, यही वही बात नीचे भी लिखी हुई है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। हाँ, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1/4/2021। आवेदन शुल्क 400 रुपये। ये सब तो हम लोग बात कर चुके हैं। अर्हताएं क्या है, मतलब नेसेसरी क्या है, तो राष्ट्रीयता। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। ठीक है, तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका व खैर इन सब चीज़ों से हम लोगों को ज़्यादा खास मतलब नहीं है, हम लोग अपने मतलब की बात करते हैं। शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर PSC पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। अग्निशमन अधिकारी के लिए विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, टिप्पणी देखते हैं क्या है। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब जब आप आवेदन कर रहे हो तो उसके आवेदन करने के अंतिम तिथि तक जो होता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं आयु के बारे में, एज के बारे में। तो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि दिनांक अभ्यर्थी जो है दिनांक 1/7/2021 से को 21 वर्ष, मतलब 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न हो। मतलब 21 से 28 के बीच में आप 1/7/2021 के बीच में होने चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1993 से पूर्व पहले तथा दिनांक 1/7/2000 के पश्चात न हो। ठीक है, चरित्र के बारे में, क्योंकि SI की वैकेंसी है तो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र की बहुत महत्ता होती है। तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। मतलब आप ऐसा नहीं हो कि आप कोई अपराध करके बैठे हो और आपको मिल जाएगी जॉब, तो ऐसा नहीं है। वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वस्थता, ठीक है, दृष्टि वगैरह इसमें होना चाहिए कि आपकी दृष्टि कितनी है, आप कहीं टूटे फाटे तो नहीं हो। भर्ती की प्रक्रिया ये इम्पोर्टेंट है, चलो इसको देखते हैं। यह चयन उत्तर प्रदेश निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस संशोधन 2020 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का 4 अलग अलग निम्नलिखित विषयों का प्रश्न पत्र। और टाइम की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे 120 मिनट की होगी। ठीक है, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। ये यहाँ पे हो गया, आप देख लो, आप देखते रहो मेरे साथ साथ, मैं स्क्रॉल करता हुआ चल रहा हूँ। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पर्सिस्टेक पर है। अगर आप लोग पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं तो पर्सिस्टेक पे जाके देख सकते हैं। प्रश्न पत्र में किसी, ये जो हाईलाइटेड है इनको जरूर पढ़ना चाहिए। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्नों के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण, अच्छा, माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या, ये
जो आप क्वेश्चन जो कभी कभी आयोग की तरफ से या कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो उनके लिए ये बताया गया है। शारीरिक मानक परीक्षण के मानक जो होंगे वो पुरुषों के हेतु ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होगी सामान्य वर्ग के लिए या अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैंडिडेट के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो थापा वापा होते हैं तो उन लोगों की हाइट कम होती है। और सीना सामान्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने में, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पे 82 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा। और ये लेडीज़ के लिए है, तो लेडीज़ के लिए जो हाइट होगी वो 152 सेंटीमीटर होगी। ये होंगे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए। और एसटी महिलाओं के लिए ऊंचाई जो होगी 147 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पे एक खास बात है कि महिलाओं का वजन भी दिया गया है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो इसमें 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी, ठीक है। उसके बाद चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तुत 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रशामनीकृत अंकों के आधार पर अच्छा ये जो सूची तैयार होगी, ठीक है, उस सूची के आधार पर चयन होगा। जो आपका ये फिजिकल एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो केवल क्वालिफाइंग होगी। आपका अंतिम चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पे होगा। चिकित्सीय परीक्षा ये सब ये हाँ आप देख सकते हो आरक्षण या आयुष्मान पे छूट के लिए है। आयुष्मान छूट तो आप ऐसा देख सकते हो, यहाँ स्क्रॉल करते मैं हर चीज़ तो नहीं पढ़ के आपको बता सकता ना। अनुसूचित जाति 21% 5 वर्ष तक की छूट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एज में कोई छूट नहीं है। ये क्षैतिज आरक्षण हो गया और ये ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल आरक्षण हो गया। 2 तरह के आरक्षण दिए जाते हैं, क्षैतिज आरक्षण, एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो होंगे उनको दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए होगा। और इसमें आपको जातिवाइज लंबवत आरक्षण में जो आपको जातिवाइज दिया जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। कुछ टिप्पणियां हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा। गोद लिए जाने के फलस्वरूप संबंधित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी संतान स्वरूप हो। खैर इन सब चीज़ों से आप पढ़ लीजिएगा, इनको हम बार बार पढ़ के नहीं बता सकते आपको। हाँ एक ये देख लीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5, ये प्रारूप 5 के अनुसार उनका जो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये तहसील से बनता है, तो वो उनके पास होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 के अनुसार, एक प्रारूप 5 के अनुसार, दूसरा प्रारूप 6 के अनुसार हो। प्रमाण पत्र क्रमशः प्रारूप 6 दिनांक 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो प्रमाण पत्र जो होना चाहिए। बाकी और नीचे चलते हैं। हाँ ये आपका डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट लगेगा, तो ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया जाएगा। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो इसमें वैकेंसी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, लेकिन अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं
तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही आपको काउंट किया जाएगा। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है, वैकेंसी की डेट से पहले ही होना चाहिए, ठीक, आप बनवा लीजिए। और फिर नीचे चलते हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए अभ्यर्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है, पढ़ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथा अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख, मतलब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, मतलब आपके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। स्नातक आपके ग्रेजुएशन उपाधि अंक पत्र होना चाहिए। अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख यदि कोई हो तो उसके समकक्ष जो होता है। एक आपके मांगे है डोएक और नियलिट से कंप्यूटर ओ लेवल का कंप्यूटर, अगर आपके पास कोर्स है, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है ओ लेवल का, तो आपको वो भी लगा सकते हैं, इससे आपको हो सकता है कुछ छूट मिल जाए। प्रादेशिक सेना में या आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगाने से आपको प्राथमिकता मिल जाए। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र आपके पास, मतलब आप जो प्रादेशिक सेना होती है उसमें 2 वर्ष की जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनका अगर आपके पास प्रमाण पत्र हो तो आप लगा सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोड का 20 प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोड जो होता है एनसीसी, उसका बी प्रमाण पत्र मांगे हैं। और ए नहीं चलेगा और हमको लगता है सी चल जाएगा, क्योंकि सी अगर हो तो आपके पास लगा दीजिए। मांगा तो बी ही है तो अच्छा होगा कि आप बी लगाओ। अगर सी है तो सी भी, अगर उसमें फॉर्म भरने में ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। आरक्षण एवं अयुक्त आयु में छूट के दावे संबंधी अभिलेख, ठीक है, अगर आपको आरक्षण लेना है, आप यूपी के निवासी हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपी के निवासी हैं, किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये क्या कहते हैं, मूल अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 1 के हिसाब से, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, ठीक है, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जो निकलेगा वो प्रारूप 1 के अनुसार बनेगा, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद हो। और इसी तरह आप देख लीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थी के लिए स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 के अनुसार होगा, प्रारूप 6 के अनुसार होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन आप इसमें ऑनलाइन भर सकते हैं। वेबसाइट है uppbp.gov.in पर जाके, या फिर आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे भी जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया। अगर आप चाहते हो कि हाँ, ये थोड़ा फोटो के बारे में आप जान लीजिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया, मतलब आपका फोटो जो है 6 महीने पहले का नहीं होना चाहिए। कंधे साफ दिखने चाहिए। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। छुज्जी से शिखर तक मुंह साफ दिखता हो, लगभग 70% भाग आच्छादित करता हो। तो ये फोटो से संबंधित इनके जो नियम हैं, रेगुलेशंस हैं, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप यहाँ पे आके देख सकते हो। हाँ, एक बार आप फॉर्म भरने से पहले सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो उसके पश्चात कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ऐसे मैं स्क्रॉल करता चला जा रहा हूँ। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम ये सब हम लोग देख चुके हैं। सामान्य, अच्छा ये देखिए, ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। मूल विधि, सामान्य संविधान, सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, ठीक है ना। संख्यात्मक, ये सारे सिलेबस हैं। मैं आप यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा प्रारूप 1 के अनुसार जो बनेगा, ठीक है। तो ये वहाँ से यहाँ पे आप खुद नहीं बना सकते, ये वहाँ तहसील से बनता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप तैयारी करें, अच्छे से सिलेक्शन ले और मेहनत करते रहें। बाकी इससे रिलेटेड जो है आपको क्या कहते हैं कि जो पेपर होते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे कुछ दिनों में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
लाइक कर दीजिए। देखिए इतना तो कर ही दीजिए, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप छोटा सा योगदान तो दे दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगनी है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।